जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। वेलकम इन एनसीटी गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर। एनसीटी आईटेप 2026 के फाइनल एग्जाम में हम नोटिशिंग एप्टीट्यूड के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं की सीरीज चल रही है। इसमें पहला क्लास जारी हो चुका है जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। आज दूसरा क्लास है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो रिलेटेड रहेगा एसोसिएशन और कारण, मतलब कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपसे एनसीटी में पूछे जाते हैं। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार का समान अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन आपके ऑप्शन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और आप लोग अपना आंसर कमेंट भी करते जाइए। चलिए आंसर देने से पहले आपको ऐसा कमेंट कर देना है। तो चलिए आंसर है, इसका जो आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर बी है। बी क्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है। मतलब राइट्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आया था, दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा और रोजगार का समान अवसर प्रदान करता है ये एक्ट। और दूसरा लिखा है, कारण लिखा है, यह अधिनियम बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 40% या उससे अधिक प्रदर्शित करता है। मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होता है, जिस व्यक्ति को 40% या उससे अधिक विकलांगता का रूप पाया जाता है, लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे विकलांग कहा जाता है। तो ये कथन और कारण सही है, लेकिन आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं कर सकता। कारण इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिक्षा और रोजगार की बात हो रही है और समान अवसर की प्रदान करना होता है। ये बेंचमार्क एबिलिटी जो दिया है, ये केवल परिभाषित कर रहा है दिव्यांगता को, ये इसके अवसर को नहीं बता रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि कथन एनईपी 2020 में 10+2 सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। रीजन एनईपी 2020 5+3+3+4 संरचना लागू की गई। एनईपी 2020 एबॉलिश द 10+2 सिस्टम। एनईपी 2020 इंट्रोड्यूस 5+3+3 स्ट्रक्चर। तो बताना है कि इसमें कथन जो कारण दिए हैं, क्योंकि इसमें से ऑप्शन क्या सही होगा। तो ये तो आप जानते ही हैं कि एनईपी 2020 में जो ये सिस्टम है 10+2 को ये समाप्त कर दिया गया, तो कथन आपका सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या ये इसका कारण है? ये एनएपी 2020 वाला 5+3+3+4, तो ये सही है। ये रीजन बता रहा है कि 10+2 को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह ये सिस्टम 5+3+3+4 का सिस्टम लागू किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि कथन एनसीएफ-एफएस 2022 में खेल आधारित अधिगम को प्राथमिकता दी गई। कारण प्रारंभिक आयु में बच्चे औपचारिक व्याख्यान से बेहतर सीखते हैं। व्याख्यान मीन्स लेक्चर। क्या होता है व्याख्यान मीन्स लेक्चर? तो आपको ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए। तो देखो यहाँ पे बात करें एनसीएफ-एफएस, एनसीएफ-एफएस का आपने पढ़ा होगा, सिलेबस में भी है। तो इससे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ये एफएस मतलब होता है फाउंडेशनल स्टेज। क्या होता है? फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्ले वे मेथड अधिगम को ये प्राथमिकता देता है। ये सही है, लेकिन आर यहाँ लिख रहा है कि जो प्रारंभिक आयु होती है, चिल्ड्रन अर्ली एज होता है, क्या बच्चे उसमें लेक्चर द्वारा सीखते हैं, बेहतर सीखते हैं? गलत, ये तो नहीं हो सकता। जो चाइल्डहुड जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वे लेक्चर के थ्रू नहीं सीखते हैं, बल्कि वे गतिविधियों एक्टिविटी द्वारा सीखते हैं। इसलिए जो आर है गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप लोग बताइए, आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन। क्वेश्चन 18 ये है कि एनसीएफ एसई, देखो यहाँ एनसीएफ एसई आ गया है। क्या आ गया है? एसई। अभी आपने क्या पढ़ा था? एनसीएफ एफएस। तो एफएस मीन्स फाउंडेशन स्टेज, एसई मतलब क्या हुआ? एसई मतलब हुआ आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एसई मतलब होता है स्कूल एजुकेशन। क्या होता है? स्कूल
एजुकेशन, ठीक है? 2023 कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देता है, कारण इसका उद्देश्य केवल रटने की क्षमता रोट लर्निंग को बढ़ाना है। चलिए आप लोग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर सोचिए जवाब देने से पहले। तो देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी क्या कर रहा है कि ए सही है। एनसीएफ जो है स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देता है, लेकिन रटने की क्षमता को बढ़ावा नहीं देता है। ये कहीं भी आप अगर कहीं लिखा होगा रटने की क्षमता, तो उसको आप ये उसको मानिएगा कि गलत गलत है ये, है। तो इसलिए ये सही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि रटने की क्षमता को बढ़ावा देना या रटने की सिस्टम को बढ़ावा देना, ये एनसीएफ या एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ गया आपके सामने कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है। अभी मैंने पिछले क्लास में स्पेशल कोर्ट के बारे में पढ़ाया था। और क्या इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों को त्वरित निपटाना करना है। तो देयर पर्पस टू स्पीडी डिस्पोजल केस रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। देखो स्पेशल कोर्ट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में बना हुआ है, इसमें स्पेशल कोर्ट की बात हुई है, ये तो सही है। कारण कोर्ट को बनाने का उद्देश्य क्या था, क्या ये सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हाँ, ये बात सही है कि स्पेशल कोर्ट बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे कि जो दिव्यांग व्यक्तियों पर कोई आपराधिक मामला या उससे जुड़ी कोई चीजें हों, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व किया जा सके, इसको डिस्पोजल किया जा सके एक्चुअल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तक क्वेश्चन आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड जो एनसीटी की तैयारी कर रहे हैं उसको भी उनको भी शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एनईपी 2020 में मदर टंग को, ठीक है, मदर टंग को शिक्षा पर देने का जोर दिया गया है, ये तो आपने सुना ही होगा एनईपी 2020 में। और दूसरा लिखा है कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों को समझ और सीखने में क्षमता बढ़ाती है। तो आपने देखा ही होगा कि यदि आपकी मदर टंग है तो उसको उसमें आप किसी टॉपिक को समझने में आपको आसानी होती है, आपका लर्निंग पावर बढ़ जाता है और थिंकिंग पावर भी बढ़ता है। तो ये तो आपका सीधे-सीधे आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है। तो आर जो है रीजन जो है वे एसेशन का व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन यही है कि एनसीएफएस 2020 में असेसमेंट को नियंत्रण और समग्र बनाया गया। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन होता है। इसका उद्देश्य केवल अंतिम परीक्षा के अंकों पर आधारित मूल्यांकन करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़िए और समझिए, फिर आंसर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर इसका साफ है, सही है, ऑप्शन नंबर सी ए सही है। एनसीएफएस फाउंडेशन स्टेज में असेसमेंट को निरंतर और समग्र बनाया गया। क्या बनाया गया? निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा केवल अंतिम परीक्षा, इसका उद्देश्य जो ये भी जो बनाया गया था असेसमेंट का ये फार्मूला नियम, ये केवल अंतिम परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या है कि आपको पूरे लर्निंग प्रोसेस को ही देखना है। क्या? लर्निंग प्रोसेस को पूरी तरह से देखना है, केवल अंतिम परीक्षा को देखकर ही उसको मूल्यांकन करना नहीं है, बल्कि जो 1 ईयर में जो बच्चे ने पूरा स्टडी किया है, उसका भी मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य ये है, ना कि केवल अंतिम परीक्षा के अंकों पर मूल्यांकन करना। चलिए आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन और इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एनसीएफएसई स्कूल एजुकेशन 2023 में बोर्ड परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाया गया। हाँ, एक्चुअल में बोर्ड परीक्षाएँ तो लचीली अधिक फ्लेक्सिबल हो गई है, और कारण दिया है कि छात्रों को वर्ष में 2 बार परीक्षा देने का अवसर प्रदान दिया जाएगा। ये भी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 2 बार अवसर मिल रहा है, 2 टाइम्स अपीयर इन एग्जामिनेशन। तो इसका भी आपने आंसर सही लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो देखो नेशनल जो है करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स का प्रावधान किया गया। ठीक है, कि बच्चे मल्टीपल अटेम्प्ट्स अब दे सकें, 2 बार दे सकें एग्जाम, जब उनको लगे कि उनका प्रिपेयर परीक्षा के लिए तैयार हैं, तभी दें एग्जाम। नंबर 23 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग,
अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, जिससे आगे भी वीडियो मिलते रहें। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एनसीएफ-एसई 2023 केवल एकेडमिक सब्जेक्ट पर केंद्रित है। बी है एनईपी 2022 में वोकेशनल एजुकेशन मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया। सी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इक्वलिटी और इंक्लूजन मतलब समानता और समावेशन को बढ़ावा देता है। एनसीएफ एफएस 2022 में रोट लर्निंग मतलब वही होता है रटन विद्या, इसको बोलते हैं रटन विद्या को बढ़ावा दिया गया है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। चलो इसका आंसर जो हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी। क्या है कि 2016 जो एक्ट बना था आरपीडब्ल्यूडी, उसमें समानता और इंक्लूशन समावेशन को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन ये केवल एकेडमिक सब्जेक्ट पर केंद्रित नहीं है। एनसीएफ एससी ठीक है, और महत्व नहीं दिया गया, तो महत्व दिया गया इसमें वोकेशनल एजुकेशन को महत्व दिया गया, यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। और रूट टर्निंग तो आपको बता दिया गया कि रूट टर्निंग कहीं भी देखो तो उसको गलत लगा देना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो फिर से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दिया है कि एनईपी 2020 में सीसीई को औपचारिक शिक्षा का हिस्सा माना गया। सेकंड ऑप्शन है एनसीएफ एफएस 2022 में असेसमेंट मुख्यतः सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक मतलब होता है समग्र। क्या होता है? समग्र। समग्र मतलब होता है संपूर्ण। ये आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 रिजर्वेशन को 5% से बढ़ाकर 3% से बढ़ाकर 5% करता है। इसको डिकोड करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ये पहला सही है और थर्ड सही है। तो देखो यहाँ रिजर्वेशन जो था पहले 3% था, अब ये 5% हो गया। इसके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बच्चे होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए असेसमेंट है। इसकी जगह जो था वे था कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। क्या था? कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। ठीक है, ये सिस्टमेटिक असेसमेंट की जगह कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट को ये एनएसीएफ एफएस 2020 में मुख्यतः इसको इम्प्लीमेंट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आ गया है। 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखो नोट कर लेना अपने नोटबुक में। क्वेश्चन ये है कि कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? एक भी कथन सही हो सकता है या बहुत सारे कथन सही हो सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ये है कि एनसीएफ एसई 2023 में रोट लर्निंग को बढ़ावा दिया गया। मैंने आपको बताया कि रोट लर्निंग यहाँ भी देखोगे और उसको गलत मानना। ऑप्शन सेकंड दिया है कि एनएपी 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देता है। थर्ड है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में स्पेशल कोड का प्रावधान है। तो मैंने भी बताया कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में स्पेशल कोड का प्रावधान है, तो ये सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। 2-3 भैया, तो 2-3 और सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि केवल ऑप्शन 2 सही है और ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 दिया है एनईपी 2020 में एचईसीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है। सेकंड है कि एनसीएफएफएस 2020 में प्ले बेस्ड लर्निंग को अस्वीकार कर दिया गया। थर्ड है कि एनसीएफएसई 2023 में असेसमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग ऑप्शन पढ़िए और सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर केवल 1 और थर्ड इसका राइट हो जाएगा। एक एचईसीआई रेगुलेटरी बॉडीज है और असेसमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन प्ले बेस्ड लर्निंग को अस्वीकार किया गया, ये गलत है। अस्वीकार की जगह स्वीकार किया गया, ये होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गए, मिलान वाले क्वेश्चन आ गए। ये उलझन भरे क्वेश्चन होते हैं, इसको यदि आपने पढ़ लिया समझ लिया तो आप एग्जाम में क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो देखो ऑप्शन दिया है सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, लिस्ट 1, लिस्ट 2 दिया है। एक तरफ लिखा है सूची 1 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, बी है एनईपी 2020, सी है एनसीएफ एफएस
FS मतलब फाउंडेशन स्टेज, और डी दिया है NCF SE। SE मतलब होता है स्कूल एजुकेशन 2023। लिस्ट सेकंड में आपको दिया है, स्ट्रक्चर दिया है 5334 का, 21 प्रकार की विकलांगताएं। थर्ड है खेल आधारित अधिगम, प्ले बेस्ड लर्निंग है, 2 बार बोर्ड परीक्षाओं का अवसर, ट्वाइस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए मिला लेते हैं इसको। 2016 PWD एक्ट है, ये तो आपको पता है कि 21 टाइप्स के आपके डिसेबिलिटीज हैं। NEP 2020 में ये भी आपको पता होना चाहिए, 5334 का स्ट्रक्चर है। FS जो बताते हैं मैं बता चुका हूँ, FS मतलब फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, तो ये होगा खेल आधारित अधिगम। और SE स्कूल एजुकेशन जो होता है वो 2 बार बोर्ड परीक्षाओं का अवसर ये प्रदान किया जाता है। 28 क्वेश्चन नंबर ये है कि बेंच मार्क डिसेबिलिटीज सूची 1 में दिया है। GER टारगेट, GER से रिलेटेड क्वेश्चन PYQ में पूछा जा चुका है। आगे SE फाउंडेशन स्टेज, बैगलेस डे, बिना बैग के पढ़ाई होता है बैगलेस डे में स्कूलों में। और सूची सेकंड में दिया है 3 से लेके 8 इयर्स तक की आयु। सेकंड दिया है 50% लक्ष्य। थर्ड दिया है अनुभवात्मक अधिगम। फोर्थ दिया है 40% या उससे अधिक। तो बेंच मार्क्स डिसेबिलिटीज अभी हम लोग क्वेश्चन में बात किए थे, वे होगा 40% या उससे अधिक। GER टारगेट जो है वे 50% लक्ष्य रखा गया है। फाउंडेशन स्टेज जो होता है वो 3 से लेकर 8 ईयर तक के बच्चों के लिए होता है। और बैगलेस डे, बिना बैग की पढ़ाई होती है स्कूलों में। इसमें बच्चों को अनुभवात्मक अधिगम मीन्स एक्सपीरियंस द्वारा लर्निंग सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा? ए दिया है NEP 2020 और 5334 का स्ट्रक्चर, NCF FS मातृभाषा आधारित शिक्षा, RPWD एक्ट 2016 14 विकलांगताएं, NCF SE 2023 कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग स्कूल एजुकेशन से है, ये रिलेटेड है। और NEP 2020 ये भी इससे रिलेटेड है। और NFF फाउंडेशन स्टेज में मदर टंग का यूज होता है, लेकिन 14 प्रकार का विकलांगता न होकर 21 प्रकार की विकलांगता है, इसलिए कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। मिलते सी के पब्लिकेशन की 3 बुक आ चुकी है, जो कि बेस्ट बुक है एनसीटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जिसमें एक बुक है, आप देख सकते हो, हिंदी भाषा और साहित्य और संचार के लिए हिंदी, ये कंबाइंड बुक है, जिसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे 16 प्रैक्टिस सेट इस बुक में। 8 आपके हिंदी भाषा साहित्य के प्रैक्टिस सेट है, और 8 जो है वे संचार के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा एक और बुक है हिंदी भाषा और साहित्य, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी संचार के लिए। ये बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों की कि हिंदी संचार में क्या पढ़ा जाए, क्या है इसका नोट्स है, तो ये इसमें पूरी तरह से स्टडी बूस्टर गाइड है, जिसमें नोट्स पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दिया गया है, PYQ भी दिया गया है, उसका एनालिसिस भी किया गया है। यदि आपको यह बुक ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजकर बुक ये ऑर्डर करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।